चलिए छोटे, आज हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक लाए हैं जो आपको व्याकरण के एग्जाम के, जब आप 10th या 12th का या किसी भी तरह का कोई एग्जाम दीजिएगा उस एग्जाम के लिए आपको बहुत जरूरी होगा। ये एक टॉपिक है जिसका नाम है शब्द। ठीक है, ये अगर आप 10th में देते हैं इसमें भी शब्द से पूछता है, 12th में भी पूछता है, या फिर कोई एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसमें भी शब्द से पूछता है। ठीक है, आप समझिएगा ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, सबसे वीवीआई टॉपिक है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, वो सब बातें आपको बताएंगे। इससे पहले है कि आप इसे ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप इसके पहले वर्णमाला का वीडियो नहीं देखें तो पहले आप वर्णमाला का वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद फिर शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए शब्द होता क्या है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, अगर आपने पढ़ा होगा शब्द वर्णों के सार्थक मेल को या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो ये सही है, गलत नहीं है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिखा वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। चलिए देखेंगे, वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। कहने का मकसद है, छोटे ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा सा गलती हो जाता है। जैसे वर्ण के सार्थक, सार्थक मतलब होता है, सार्थक मतलब होता है सही अर्थ, मतलब वर्ण का जो सही अर्थ देकर समूह बनाए उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जैसे हमने लिखा क, ल, म, च, ये सब वर्ण है और अगर इसको मिलाएंगे तो एक शब्द बनेगा। जैसे हम एक वर्ण लिख रहे हैं बाबू, हमने लिखा क जोड़ अ और ल जोड़ अ और म जोड़ अ। अगर हम ये तीनों को मिलाएंगे, ये भी वर्ण, ये भी वर्ण, ये भी वर्ण, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब वर्ण है और इसको सही तरह से मिलाएंगे तो एक बनेगा शब्द जिसका नाम दिया जाएगा कलम। तो यही कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द का दूसरा नाम याद रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में पूछता है, शब्द का दूसरा नाम पद कहते हैं। शब्द का दूसरा नाम क्या है? पद है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछेगा पद किसे कहते हैं तो आप कहिएगा वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं या शब्द कहते हैं। अब सार्थक मतलब पूछेगा तो आप बताइएगा सही अर्थ। जैसे हमने लिखा क जोड़ अ, ल जोड़ अ, म जोड़ अ, मतलब हमने बनाया कलम। इसी तरह कोई दूसरा शब्द अगर हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलो एक उदाहरण में लिख दिया बाबू, र जोड़ व जोड़, सॉरी, र जोड़ अ और व जोड़ ई, तो आप बनाइएगा रवि। तो ये रवि शब्द जो हुआ, ये यही जो बना इसी को कहते हैं रवि, इसी को कहते हैं शब्द। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे क एक वर्ण है, क एक वर्ण है, अ भी, ल भी और अ भी और म और अ, ये सब हमने वर्ण लिखा और वर्ण को मिला के एक शब्द बनाया। शब्द को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे पद किसे कहते हैं तो बता सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को भी पद कहते हैं। अब आते हैं इसके और ऐसे कैसे, इसके एग्जाम में भी कैसे आते हैं और क्या पूछे जाते हैं इसके बारे में समझेंगे। अब देखना छोटो, वर्ण को बांटा गया है 3 आधार पे। पहला बांटा गया उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कहिए या उद्गम कहिए या निर्माण कहिए, सब एक ही है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए आपके कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के, या उद्गम के आधार पर, या निर्माण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन? ये पहला बंटवारा हुआ। दूसरा बंटवारा कौन है? दूसरा बंटवारा कहा गया था बनावट या रचना के दृष्टि से, बनावट या रचना, और इसी का नाम कहीं कहीं लिखता है व्युत्पत्ति। पूछेगा आपकी किताब में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का बंटवारा कीजिए तो आपको पता रहेगा तब ना। और तीसरा है जिसका नाम है अर्थ के आधार पर बंटवारा हुआ था, मतलब अर्थ के आधार पर बंटवारा हुआ था। और आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यही 2 से आते हैं, इससे नहीं आते। इसको हम आपको बताएंगे लेकिन इसको थोड़ा लास्ट में, पहले हम ये समझेंगे तब होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है,
हमने सबसे पहले बताया था वर्णों के सार्थक समूह क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसको बांटा गया कितने अर्थ में, 3 अर्थ में। पहला उत्पत्ति या उद्गम या निर्माण के, दूसरा बनावट या रचना या इसी का नाम देता है कहीं व्युत्पत्ति, और तीसरा बांटा गया अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब सुनिए उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सा बांटा गया, हम यहाँ लिख रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला बांटा गया छोटे तत्सम, दूसरा बांटा गया तद्भव, तीसरा बांटा गया देशज, और चौथा बांटा गया विदेशज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये किसके आधार पर बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, 4, बनावट या रचना के आधार पर कितने हैं, 3, और ये इसके पर है 2। ठीक है, तो अब देखेंगे उत्पत्ति या उद्गम या निर्माण का हमने जो 4 लिखा नाम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि निर्माण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। या फिर उद्गम या विद्युत से पूछता है, या फिर उत्पत्ति। अगर पूछेगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। अब ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है कौन, देखिएगा ध्यान से, आपको एकदम दिमाग में यही, यहाँ परिभाषा नहीं पूछता है, यहाँ आपको पहचानने का तरीका पूछेगा। देखिए कैसे पहचान जाता है। तत्सम होते हैं संस्कृत वाले शब्द। तत्सम कौन सा शब्द होते हैं, संस्कृत वाले। तद्भव होते हैं हिंदी वाले शब्द। तद्भव कौन सा होता है छोटे, हिंदी वाले। देशज होते हैं जिसका प्रयोग हमारे देश में होता है। अब भाई कहने, अब ये समझेंगे तब कौन शब्द देश में होता है। और विदेशज जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी के रूप में करते हैं, जो अंग्रेजी शब्द होती है। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन कौन होते हैं, संस्कृत वाले। तद्भव कौन होते हैं, हिंदी वाले। देशज कौन होते हैं, जिसका प्रयोग देश में किया जाए, देश के बोलचाल में किया जाए। विदेशज जो अंग्रेजी वाले। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि आप विदेशज तो पक्का पहचान जाइएगा। इसलिए पहचान जाइएगा क्योंकि आप देखे होंगे लिखा हुआ स्टेशन, तो जरा आप बताइए स्टेशन आप हिंदी में भी ऐसे लिखिएगा और इंग्लिश में भी ऐसे लिखिएगा, तो ये अंग्रेजी का शब्द है, यानी ये निश्चित है कौन सा शब्द है, विदेशज। अगर हम दूसरा ले ले बाबू, स्टेशन को छुड़ा के हमने ले लिया इसी के उदाहरण में ट्रेन, तीसरा इसी में ले लिया हॉस्पिटल। ये इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में भी इसी तरह लिखा जाता है। तो ये तीनों वैसे शब्द जो हिंदी में भी समान लिखे जाए और इंग्लिश में भी एक समान, दोनों में एक समान लिखे जाए, वो कौन शब्द होंगे, विदेशज। अब आते हैं, समझने में कठिनाई आपको होगा यही तीनों। ठीक, ये एकदम आप आसानी से पहचान लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहचानने पड़ेगा कि कौन सा शब्द संस्कृत का शब्द होता है। जैसे हमने अगर लिख दिया, आप पढ़े होंगे वृक्ष, अगर आप संस्कृत लिखते होंगे तो पेड़ का क्या लिखते हैं, वृक्ष, तो ये वृक्ष कौन सा शब्द है, तत्सम है। अगर आप इसी में कोई कहा जैसे खग, खग मतलब क्या होता है, चिड़िया, तो ये संस्कृत वाला शब्द है और ये तत्सम शब्द होंगे। अब देखिए ये हिंदी में क्या होगा, जैसे वृक्ष को हम क्या लिखते थे, पेड़, तो ये हिंदी वाले शब्द है, ये तद्भव हो जाएंगे। खग को क्या लिखते थे, चिड़िया, तो चिड़िया, ये जो चिड़िया हो गया, ये चिड़िया कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। मतलब हिंदी वाले सब तद्भव होंगे। और देशज मतलब वैसे जिसको अपने देश के प्रयोग में लाते हैं। जैसे इसका एक और उदाहरण आपको सटीक देकर समझाते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा बाबू, हमने यहाँ लिखा, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ आ जाइए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन कौन होता है, कैसे होता है, समझिएगा आसान से, एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे, 100% दावे के साथ कर। देखिए कैसे, अगर हम अपने गांव देहात में अगर सुने होंगे, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, बालक, एक होता है शब्द बालक, एक होता है लड़का, एक होता है बॉय, और एक होता है हमारे गांव देहात में लोग बोलता है लड़कवा। देखना छोटे, इसमें कहा क्या जाता है, पहचानना आपको कैसे है। हमने एक ही शब्द को 4 रूप लिखा, बालक कहते हैं संस्कृत में, तो ये बालक कौन सा शब्द होगा, तत्सम होगा। और लड़का किसको कहते हैं, ये हिंदी वाले शब्द, तो इसको क्या कहेंगे, तद्भव। और बॉय किसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, तो ये क्या होगा, विदेशज। और लड़कवा हमारे देश में प्रयोग होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, देशज। हम गाँव देहात में देखते हैं कोई नहीं कहता है वो लड़कवा, यही लड़कवा शब्द है जो हमारा देशज शब्द है। अब इस प्रकार से पहचानिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के ऊपर रेफ लगे होते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा पर्याय, ये पर्याय हमने लिखा, जिस शब्द के ऊपर रेफ लगे रहेंगे वह शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। ठीक है, वह शब्द कौन शब्द कहलाएंगे, तद्भव शब्द। सुनिएगा ध्यान से क्या कहते हैं, पहले हमने
फिर से एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द को पद भी कहा जाता है। इसे कितने भाग में बांटा गया? 3 आधार पे। पहला उत्पत्ति के आधार पर, जिसको हम उद्गम भी कहते हैं, जिसको निर्माण भी कहते हैं, और इसके आधार पर शब्द के 4 भेद बांटे गए: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, तद्भव जो हिंदी वाले होते हैं, देशज जो देश में प्रयोग होते हैं, विदेशज जो अंग्रेजी होता है। जैसे हमने लिखा यहाँ, इसमें लिखा हमने संस्कृत में लिख दिया बालक, ये हो गया तत्सम, और ये तद्भव में हमने लिख दिया लड़का, ये हो गया तद्भव, और देशज में हमने लिख दिया था अभी लइकवा, ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी बोल सकते हैं। और विदेशज में हमने लिखा था अभी बॉय। तो ये जो 4 शब्द जो हमने लिखा, ये सब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज की आपकी पहचान करवाएगी। इस तरह से आप पहचान को। और लास्ट हमने बोला कि जिसके ऊपर रेप का मात्रा हो, जिस शब्द के ऊपर रेप का मात्रा हो वो तद्भव होता है। तद्भव बोल दिए, इसको नहीं नोट कीजिएगा। तत्सम होते हैं, संस्कृत वाले शब्द होते हैं, जिसके ऊपर रेफ होता है। रेफ जैसे पर्याय, जैसे हम लिख सकते हैं परिवर्तन, जैसे लिख सकते हैं पर्यावरण, ये सब शब्द होते हैं तत्सम, मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, आप उसको नोट कर लेंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बनावट या रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को बांटा गया 3 भाग में। पहला का नाम दिया गया छोटे रूढ़, दूसरा का नाम दिया गया यौगिक, तीसरा का नाम दिया गया योग रूढ़। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे? बनावट के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ होता है वैसे शब्द जिसको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं देता हो, वैसे शब्द जिसको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकले, रूढ़ शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द जिसको अलग करने पर अर्थ निकलता हो, उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जिसको अलग करने पर अर्थ निकलता है क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। और योगरूढ़ कहता है जिसको अलग करने पर अर्थ निकले, लेकिन ये अर्थ होना चाहिए विशेष, माने वैसा किसी दूसरे को नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं योगरूढ़। अब इसको समझाना है तो देखिए, हम आपको समझाते हैं किस तरीके से समझाते हैं। जैसे हमने एक शब्द ले लिया बाबू कलम। अब ये कलम का हमको चुनना है कि रूढ़ है कि यौगिक, योग रूढ़। तो सबसे पहले हमने बताया था कि रूढ़ उसे कहते हैं जिसको अलग करने पर अर्थ ना निकले। तो हम इसको अलग करते हैं। अगर हम इसको अलग करेंगे तो क जोड़ लम होगा, नहीं तो कल जोड़ म होगा। अब हम ये दोनों को जब अलग करते हैं छोटे, तो मालूम चलता है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसका है लेकिन इसका नहीं है, और होना चाहिए दोनों का। और जब इसका अर्थ नहीं निकलेगा तो ये शब्द कौन शब्द कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। समझ में आ गया? मतलब फिर से ध्यान से सुनिएगा, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसको अलग करने पर कोई अर्थ ना मिले। जैसे कलम, क जोड़ लम, इसका भी कोई अर्थ नहीं, इसका भी कोई अर्थ नहीं, इसका भी कोई अर्थ नहीं, इसका भी अर्थ नहीं, और जब अर्थ ना निकले तो वो क्या कहलाएंगे? रूढ़ कहलाएंगे। ठीक है, अब यौगिक को समझेंगे। यौगिक किसको कहते हैं? तो यौगिक कहता है जिसको वैसे शब्द जिसे अलग करने पर अर्थ दे। जैसे हमने लिख दिया, एक उदाहरण में हमने लिख दिया कटहल, कटहल लिख दिया। दूसरा अगर हम इसी में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं बरगद, या फिर तीसरा हम इसी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पंचमुखी। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कटहल को हम अगर अलग करेंगे तो कट जोड़ हल। कट मतलब ये होता है एक शब्द है, हल भी एक शब्द है। अब ये दोनों का अर्थ निकलेगा तो ये निश्चित क्या है? यौगिक। एक बर भी शब्द है, एक गद भी शब्द है, ये होगा यौगिक। पंच मतलब होता है 5 और मुखी मतलब होता है मुख। ये दोनों का अर्थ निकल गया, यानी क्या होगा? ये यौगिक होगा। समझ में आया? मतलब फिर से सुनेंगे, यौगिक वैसे शब्द जिसको अलग करने पर अर्थ देता हो वह कहलाता है यौगिक शब्द। अब आइए योग रूढ़ पर। योग रूढ़ की क्या पहचान है वो भी सुनिएगा ध्यान से। पहले तो आप ध्यान में रख लीजिए कि योग रूढ़ शब्द, अधिकांश शब्द देवी देवता के नाम होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखे जलज, तो जलज का अलग करेंगे तो जल जोड़ अज होता है, और जल मतलब होता है पानी, और अज मतलब होता है जन्म लेने वाला, मतलब पानी में जन्मने वाला जलज कहते हैं। लेकिन जलज कहते हैं स्पेशल शब्द किसको? सॉरी, कमल को। तो ये कमल स्पेशल शब्द होगा तो योग रूढ़ होगा। जैसे हम लिख रहे हैं दशानन, दशानन कहें तो कहता है कि जिसका 10 आनन हो, माने 10 मुख हो। ये तो बात सही है।
कि जिसका 10 मुंह को उसको दशार्ण कहेंगे। लेकिन यह स्पेशल शब्द किसके लिए, किसका अर्थ देता है, रावण का। तो जो स्पेशल अर्थ देता हो वो योगरूढ़ कहलाता हो। जैसे बिना पानी, हंस वाहिनी, ये सब शब्द कौन से शब्द होंगे, योगरूढ़ शब्द होंगे। ठीक है, अब ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर से बता देते हैं कि बनावट या रचना के अभिव्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसको अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिससे अलग करने पर अर्थ निकले। और योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जिससे अलग करने पर अर्थ निकले लेकिन वो विशेष रूप से निकले। ये होता है योगरूढ़, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब आते हैं अर्थ के बंटवारा। अर्थ के आधार पर इसका बंटवारा 2 भाग में हुआ था, जिसमें पहला का नाम दिया जाता है बाबू विकारी और दूसरा का नाम दिया जाता है अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखो ये प्रयोग में बहुत कम आता है, अभी इसमें से एग्जाम में भी बहुत कम पूछता है। लेकिन विकारी शब्द कहता है जिसको अलग करने पर अर्थ निकले, और अविकारी इसका अब यही ले लिया है। तो इसके लिए अब ये पढ़ते नहीं है, अब ये एक्सेप्शनल में चलता है, इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। यही 2 में से आपको ज्यादा आएगा। और इस अगर ये आपको समझ में आ गया तो अपने घर पे जितने भी शब्द है उसको आप अपने दिमाग में लाकर करते रहिए। जैसे हमने पूछा कलम कौन सा शब्द है बताइए उत्पत्ति के आधार पर, तो ये कलम है। जो आपको हिंदी के शब्द है यानी ये तद्भव होंगे, और जो हिंदी का शब्द होगा तद्भव होगा, उसी आधार पर पहचानिएगा। बाकी इसके अगले वीडियो में आगे वाला चलेगा। कुछ बच्चों का कहना था सर एसएससी जीडी वगैरह के कंपटीशन एग्जाम के लिए सर, तो कंपटीशन एग्जाम वाले अब अलर्ट हो जाएं, क्योंकि व्याकरण के टॉपिक, हर टॉपिक आपके पास पहुंचेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नए हैं उनको भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे लाइक कीजिए, और अच्छा लगे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप ही के सहारे हूँ और हम आपके सहारे दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में।